स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन। 1 मिनट। स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में, जिसके अंतर्गत हम लोग उम, अपनी क्लासेस को कवर कर रहे हैं। बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज को लेके चल रहे हैं हम। बिहार बोर्ड स्पेशल के साथ-साथ हम लोग उम, स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो। इसके अलावा मेरा एक टारगेट ये भी है कि जो बच्चे भविष्य में जाके कुछ एग्ज़ाम को लेके तैयारी करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने लुसेंट को भी लिया है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न को भी हमने लिया है। तो ये है हमारा तरीका, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैंडर्ड बुक को तो ले ही रहे हैं। एनसीईआरटी तो मेरा मोटिव है ही, उसके साथ-साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिंग, उसका 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50% 40% होते हैं, 40% आपका उससे कवर हो जाएगा। प्लस आपका जो तैयारी करने का अप्रोच है, अभी से डेवलप होगा अदर एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि आपका एसएससी में अगर आप देना चाहते हैं भविष्य में, या आप एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, या सीएचएसएल देना चाहते हैं, या सीटीईटी या टीईटी, इसके अलावा या आप अलग जैसे दरोगा, पुलिस या बीपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका उससे अप्रोच डेवलप होगा। तो उसी कड़ी में हम लोग उस को लेके चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा है। संविधान क्यों क्यों, कैसे और कैसे बना हमारा संविधान। अ इसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ा था कि संविधान क्यों और कैसे। दूसरा संविधान एक जीवन दस्तावेज में थोड़ी-सी टॉपिक पढ़ी थी, जो अवेलेबल लेक्चर है, तो जो लोग नए हैं वो उसको जाकर देख लेंगे। एनरोलमेंट करने के बाद आप टीचमेंट पे देख सकते हैं उसको, ठीक है? इसके बाद तीसरा है कि हमने प्रस्तावना पढ़ा दिया। प्रस्तावना से पहले भारत संविधान के कुछ गुण हैं, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसके अलावा प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रस्तावना में हमने मूल बातें समझ ली। देखिए, प्रस्तावना में समझने से पहले ये है कि हमने प्रस्तावना को समझा, प्रस्तावना के तत्व को देखा, प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना में मेन यानी प्रस्तावना की मेन धारणा क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसको समझना होता है, क्योंकि प्रस्तावना क्या है ना, हमारे संविधान का एक सार है। इसके बारे में हम लोगों ने कल ऑलरेडी चर्चा कर दी, सारी चीज़ों को चर्चा किया है। तो आप दोबारा कल वाला लेक्चर देखेंगे, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल हो गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, उसको जाके आप दोबारा चेक कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। जो यूपीएससी डीके यूपीएससी 1.teachment.in करके होगा, तो उसपे भी आप जाके लेक्चर सीरीज को देख, मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। बट टीचमेंट पे ज़्यादा सुविधा है कि उसमें बहुत सारे फैसिलिटी दिया गया है। तो ये है। तो उसके अंतर्गत हम लोग प्रेफ़ेस एक चीज़ और देखिए, जैसे प्रीफ़ेस मतलब हमारा प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे कि हमने अलग-अलग न्याय की बात की, अलग-अलग स्वतंत्रता की बात की है। फिर जो मेन शब्द है, जैसे संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, तो इन सब हमारा जो पार्ट 2 11th का जो पार्ट 2 बुक है, उसमें सारे चीज़ों को बहुत डिटेल से कवर किया गया है। तो आप उसको टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं तो इन चीज़ों पे दोबारा चर्चा होगी। जब मुझे दूसरे चैप्टर में टाइम मिलेगा, तो इन चीज़ों पे हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका जो मेन-मेन ये शब्द है, वो आराम से कवर हो जाएँगे। इस तरह से आपका कवर होते जाएँगे, तो उससे आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। बट उसको हम अलग से लेंगे, थोड़ी-सी आपको समझ डेवलप हो जाएगी किताब को लेके, तो हम उसको अलग से फिर से पढ़ेंगे। अब हमने थोड़ा-सा भी आइडिया दिया है आपको इसके संबंध में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि समाजवाद क्या है, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसके अलावा प्रजातंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, इन सब शब्द, न्याय क्या है, हमारे भारतीय समाज में कितने तरह के न्याय हैं, इन सब चीज़ों पे हमने थोड़ा चर्चा किया है। अब हमको क्या करना है, आगे इसी सीरीज़ में हम प्रस्तावना को लेकर थोड़ा-सा मैं उसको लुसेंट से कवर करेंगे, जो मेरा कल बच गया था। तो उसमें लुसेंट से थोड़ा पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम आगे जो है अपने भारत देश के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, तो उसपे चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं लुसेंट का कुछ टॉपिक जो कल हमको पढ़ाना था, किसी कारणवश छूट गया, उस पे थोड़ा देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये प्रस्तावना की मुख्य बातें, 1 मिनट,
हुँ, अच्छा वो छूट गया कोई बात नहीं। कोई बात ठीक। देखिए, ये है प्रस्तावना की मुख्य बातें। इसमें हमने कल उस पे पढ़ा था कि प्रस्तावना हमारा कैसा दिखता है। उस पे एक बार हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं कि प्रस्तावना हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसका क्या मतलब है थोड़ा-सा, फिर उस पे हम लोग उस पे चलेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, याद भी हो जाएगा आराम से। देखिए, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे ये हमारा प्रस्तावना का फॉर्मेट है। हमारा भारत का प्रस्तावना उद्देशिका ऐसा है। ये एक सार है हमारे संविधान का। यहाँ से संविधान जैसे कोई बुक होता है, उसका कंटेंट होता है, ऐसे ही ये हमारा प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान की शुरुआत है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है का जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान के लोगों को क्या-क्या जैसे कि संप्रभुत्व संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी व्यवस्था है, पंथ-निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है, ठीक है ना? तो इन सारे शब्दों का अर्थ हमने कल समझा दिया है, ठीक है? संप्रभुत्व या समाजवादी इन तो आप जाके एक बार चेक करेंगे पिछले लेक्चर में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा हमने न्याय की बात की थी, हमारे संविधान न्याय की बात करता है। किस तरह का न्याय? देखिए न्याय की बात करते हैं, कौन-कौन न्याय? सामाजिक तौर पे न्याय, आर्थिक तौर पे न्याय और राजनीतिक तौर पर न्याय, ये 3 तरह के न्याय की बात करता है। तो आप देखिए इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन क्या ऐसे आ रहा है? तो इस पे चर्चा ऐसे होती है कि हमारे संविधान में कित कौन किस-किस तरह के न्याय की चर्चा की है, उसका व्याख्या करें। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान के उद्देशिका या उसका प्रस्तावना में किस-किस तरह के न्याय हैं? तो आप बोलेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। इसका स्वतंत्रता हमारे संविधान में स्वतंत्रता तो और भी है, हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कौन-कौन सा स्वतंत्रता बट यहाँ पे हमारे प्रस्तावना में किस तरह की स्वतंत्रता की बात की थी? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इतने समता किस तरह की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समता किस समानता मतलब सब लोग आपस में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बातें कही हैं। चलिए, अब क्या है आपका ये हो गया, देखिए इसके अलावा तथा उन सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना मतलब राष्ट्र की एकता की बात करते हैं और अखंडता और बंधुत्व मतलब आपस में भाईचारा बढ़ाने की बात करता है हमारा जो ये प्रस्तावना है ना हम लोगों का आपस में बंधुत्व इसके अलावा हमारा संविधान में तारीख का भी मेंशन किया गया है कि हमारा संविधान कब 26 नवंबर 1929 49 को अंगीकृत किया गया मतलब इसको स्वीकार किया गया। तो इतना चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सब बातें हैं इसमें कि कौन-कौन मेन तत्व हैं जैसे संप्रभुत्व है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, इसके बाद गणतंत्रात्मक है। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जिसके बारे में और भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि न्याय किस तरह का है, स्वतंत्रता किस तरह का, समानता है, तो ये मूल बातें जो हमारे संविधान में कही गई हैं, उसके प्रस्तावना में। तो इसके बाद संबंध में हम लोग को समझना है। ये अगर हम लोग समझ जाते हैं, तो आगे हम लोग फिर चलते हैं कि और क्या-क्या कुछ चीज़ें छूट गई हैं। लुसेंट में एक्स्ट्रा दिया है, उसके संबंध में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आप पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको थोड़ा-सा जैसे प्रस्तावना की मुख्य बात है, थोड़ा-सा देखिए इसमें क्या उसके संबंध में थोड़ा-सा आप लोग हाँ, देख लेंगे। देखिए प्रस्तावना की मुख्य बातें में क्या है? तो प्रस्तावना पहला बात तो देखिए संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी देखिए ये एक शब्द आता है संविधान की कुंजी किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को किस तरह से हम लोग जानते हैं? प्रस्तावना संविधान को कुंजी कहा जाता है। हाँ, अंक होते हैं वो भी कानून तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता था। अब ये थोड़ा-सा कानूनी बात है, इसमें हम लोग थोड़ा-सा बाद में भी पढ़ेंगे। कि प्रस्तावना को क्या है ना कि आरंभिक अंग होने के कारण मतलब प्रस्तावना क्या है? हमारा पहला शुरू में ही संविधान शुरू होने से पहले ही प्रस्तावना प्रस्तावना है हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी इसको जो है कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता था। मतलब ये वो हमारे संविधान का भाग नहीं माना जाता था इसको। मतलब ये अलग है, इस तरह से लोग मानते थे। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन शक्तियाँ जो हैं केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं, स्रोत हैं। तो मतलब क्या प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। इसका मतलब क्या? हमारा जो संविधान है, देखिए
हमने इसको पहले भी चर्चा किया इस शब्द को, ये क्या चीज़ है देखिए। मतलब क्या प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। ये थोड़ा समझने वाले पॉइंट है। ये क्या है कि हमने आपको पहले भी चर्चा की, चूँकि संविधान जो बना हमारा संविधान, तो वो किसके थ्रू बना? संविधान सभा के थ्रू बना। तो संविधान सभा में जो लोग मैक्सिमम लोग गए थे, कैसे गए थे? चुना के गए थे। और अभी भी जैसे हमारे सांसद लोग चुना के जाते हैं, जैसे हमने प्रजातंत्र में बात की थी कि क्या है लोकतंत्र में कि हम लोग कैसे शासक को चुन के भेजते हैं। ऐसे ही जब संविधान सभा में का गठन हुआ संविधान निर्माण के लिए, तो उसके अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था कि हम लोगों उसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने चुन के भेजा। क्योंकि हम लोगों ने चुन के भेजा, तो चुन के भेजा तो कहेंगे ना हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि संविधान ने हम लोगों ने मिलके खुद बने, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने चुन के भेजा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो उत्तराधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने चुन के वहाँ पे जाकर संसद बनाया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा संविधान हमने अपने आप के लिए बनाया है, इसलिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हम भारत के लोग, हम लोगों ने खुद मिलके संविधान बनाया। ये है इसके पीछे कांसेप्ट। अब देखिए, क्या है तो ये अलग-अलग केसेस हैं इसके अलावा देखिए, इसीलिए इसमें देखिए क्या क इसीलिए शुरुआत ही कैसे होता है प्रश्न? हम भारत के लोग इस संविधान को अंग्रेज अधिनियमित करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता इससे क्या अर्थ है? भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना के न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोलकानाथ 1957 में निर्णय में घोषणा की थी। यानी सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना को अवहेलना करने तो रक्षा के लिए हम अदालत में सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरावर को 1967 न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान का भाषा संशोधित होने की संभावना अधिक निर्वाचन की सहायता में करती हो। बेरोजगारी केस इसके अलावा बेरोजगारी में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना के संविधान में अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, परंतु सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती 1977 में कहा प्रस्तावना संविधान के। अब ये देखिए, और केशवानंद भारती में सर्वोच्च के मूल ढांचे को स्वीकार किया है। चलिए, अब देखिए ये क्या है? देखिए समझिए, यहाँ दो तीन केसेस दिया गया है, ठीक है ना? अब ये क्या है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, अब ये केसेस जैसे कि हमने आपको कल कहा था, कुछ शब्दों को हमारे संविधान में जोड़ा गया, जैसे कुछ शब्दों को जोड़ा गया संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसके अंतर्गत क्या था कि ये इश्यू उठा उस टाइम में, शुरू में, कि क्या हमारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? जैसे हमने संशोधन की बात की पहले जो हम लोगों ने, कि चूँकि संविधान को संशोधन किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे जो संविधान का जो पहला पेज, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, उसको संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए अलग-अलग केसेस आए, जैसे बेरोजगारी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया। तो केसेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे क्या होता है ना, समझिए इसको थोड़ा-सा बात को। हमारे संविधान में मतलब हमारे संविधान ने ही संविधान को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया है। किसको? न्यायालय को। तो कोई विवाद जब पहुँचता है न्यायालय, तो उसमें अपना जजमेंट देती है, अपना वो राय रखती है ना? आपको न्यायालय राय रखेगी। तो वो जो न्यायालय होते हैं उसको हम लोग केसेस बोलते हैं, केशवानंद केस, वो गोलकनाथ मामला, मामला केस मतलब यहाँ केस इंग्लिश शब्द है, हिंदी मतलब मामला। तो डिफरेंट-डिफरेंट मामलाओं में उस पे चर्चा हुआ कि शुरू में क्या कर सकते हैं, तो शुरू में कहा गया कि अच्छा संविधान की प्रस्तावना को हम चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। फिर उसमें दूसरा केस उसपे थोड़ा-सा और चर्चा करें कि दूसरा केस में जैसे गोलकनाथ में कहा कि नहीं मान सकते, बाद में फिर उन्होंने केशवानंद भारती में मान लिया कि हाँ, नहीं इसको जो है हम लोग बदल सकते हैं, इन चीज़ों को उसमें सुधार कर सकते हैं, तो फिर चीज़ों को इसमें जोड़ा गया। तो ये अलग-अलग मामला इसको केसेस बोलते हैं। देखिए इस बार एक बार हम लोग नज़र दोहराते हैं, ये क्या चीज़ें था? अब आप लोग थोड़ा-सा समझेंगे ये क्या है, मामला का क्या अर्थ है? देखिए जैसे कि हम लोगों ने कहा अ, ये ये देखिए प्रस्तावना, देखिए यहाँ पे है ना, कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है यहाँ से। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल 1957 के केस में कहा गया था। यानी सरकार ये या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब वहाँ उसके संबंध में हम लोग नहीं जा सकते। जिससे बात करते हैं अब, जैसे बेरोजगारी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय
के निर्णय ने दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संघ में प्रस्तावना अविधिक निर्वाचन में सहायता होती है। अच्छा, ये बातें अलग है। देखिए, हम जो बात कर रहे थे ये वाले बेरुबारी केस में अलग है। बेरुबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना के संविधान को अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका ये इस पे हम चर्चा कर रहे थे। इसलिए विधायिका प्रस्तावना को संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद इसे संशोधन कर सकती है। ये इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर ये मामला समझाते हैं ये क्या चीज है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहाँ संविधान में भाषा संहित हो वहाँ प्रस्तावना अधिक निर्वाचन की सहायता कर सकती है। तो ये दो देखिए, ये एक मिनट समझ लीजिए आप, ये दोनों मामला अलग अलग है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर समझेंगे ये क्या चीज है। देखिए, ये बेरोजगार मामला अलग है और ये बेरोजगारी में ये दो बातें कही गई थी, तो ये मामला अलग है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, रुकिए। तो आपका ये हो गया। इसके बाद केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे, ये भी मूल ढांचे की बात करेंगे, अलग चैप्टर ही है, लोग आगे पढ़ेंगे कि मूल ढांचे की नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, स्पष्ट संशोधन कर जिसे चलिए। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द को जोड़ा गया। चलिए, हम लोग कहाँ पे थे कि बेरू बारू में सर्वोच्च न्यायालय ने जहाँ संविधान की भाषा को, हाँ, बेरू बारू केस 1960 में और बेरू बारू केस में ही विधायिका को अंग नहीं माना था और संशोधन नहीं कर सकते, परंतु हाँ, तो दो केसेस है यहाँ पे, हम लोग चलते हैं। तो बात क्या है कि बेरू बारू, अब क्या है कि यहाँ पे बेरू-बारू केसेस में 2 बातें कही हैं, तो मामला में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। पहला मामला में कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ पे भी जैसे संविधान में अलग-अलग संशोधन हुए, जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न किसी मामले में डाउट होगा, संशय होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रस्तावना का हेल्प लिया जाएगा। क्या होगा? प्रस्तावना की मदद से हम उस केस को सुलझा सकते। अभी ये मामला आप नहीं समझेंगे, ये केसेस क्या है, फुटेज क्या, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आप बस थोड़ा-सा शॉर्ट में, वो पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल सिद्धांत पढ़ेंगे तो, बट थोड़ा-सा समझ लीजिए। तो बेरोबारी केस में क्या हुआ, उन्होंने मामला को क्या किया कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो है जहाँ पे भी दिक्कत होगा तो उसमें जो है प्रस्तावना का मूल भूमिका होगी, उस शब्दों को पढ़ के हम उसकी मूल भावना को समझेंगे और उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुसार हम उसका व्याख्या देंगे। क्योंकि न्यायालय का काम है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का काम है कि संविधान में जो गुड़-गुड़ बातें कहने का मतलब जो बात समझ में नहीं आती उसका व्याख्या करता है। व्याख्या करने का काम न्यायालय का, उसमें उच्चतम न्यायालय। तो उसके अंतर्गत क्या था, बेरीबारी केस में यही हुआ कि उसको जो है ये बात उन्होंने कही कि ठीक है, जहाँ पे दिक्कत, दूसरा बात उसी केस में ये कहा गया कि अ, ये जो आपका प्रस्तावना है, वो क्या है, आपका संविधान का भाग नहीं है। चूँकि संविधान का भाग नहीं है, तो विधायिका को उसको संशोधन करने का मतलब विधायिका जो कानून बनाएगा उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। बट केशवानंद भारती ने उसको उल्टा कहा कि नहीं, इसको भाग मानते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक मूल ढाँचा का सिद्धांत दिया। वो मूल ढाँचा का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाद में मूल ढाँचे का सिद्धांत क्या होता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। मूल ढाँचे का सिद्धांत का क्या अर्थ होता है कि संविधान में हम संशोधन करें, ठीक है ना? थोड़ा-सा समझ लेते हैं। संशोधन तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हम पूरे के उसके स्ट्रक्चर को पूरे को हम तहस-नहस कर देंगे। जैसे मूल धारणा अगर हमारे पास गणतंत्रात्मक है, तो उसको हम राजतंत्र बना देंगे। इसी को नहीं, हाँ, कुछ प्रावधान को उसमें से कुछ गलतियाँ, त्रुटियाँ उसको हम लोग छाँट सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम उसके पूरे उसका जो है नेचर को ही उसकी प्रकृति को ही बदल देंगे। यही संविधान के मूल ढाँचे का सिद्धांत का यही मतलब होता है। तो अब जैसे हमने हमने क्या गणतंत्र माने लोगों के द्वारा राजा चुना जाता है। हम कहेंगे कि सीधा नहीं, अब राजतंत्र होगा। तो ये पूरा मूल ढाँचा का, तो न्यायालय ने यही कहा कि आप संशोधन कीजिए, क्योंकि संशोधन करना संसद का अधिकार है, विधायिका का अधिकार। लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि आप इसका मतलब ये नहीं कि पूरे संविधान को ही बदल दें। तो ये है इसका मतलब। इसका मतलब ये था। तो आप थोड़ा-सा समझेंगे इसका क्या कांसेप्ट है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा-सा इसको, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम हुँ, तो बेरोबारी केस 1970 में निर्णय लिया जहाँ संबंधित को प्रस्तावना, ठीक है। इसका केशवानंद भारती में सर्वोच्च ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना के संविधान को मूल ढांचा माना। ये हो गया। संसद संविधान के मूल ढांचे को नकार संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्ट संशोधन इससे मजबूतीकरण होता है। मूल ढांचे ठीक है ये।
उसके अलावा हमने ये कहा आपको कि 42वें संविधान में ये भी क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान में क्या-क्या चीज़ों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान 1976 में क्या-क्या जैसे समाजवादी, सब धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, एकता को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आता है। चलिए, आप देखिए क्या है अ, ओ चलिए, तो अब हमारे 1 मिनट हमारे पास क्या था? हाँ, तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, इस पे हम लोग चर्चा किया है। हमने चर्चा कर लिया है कि भारत में के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखा सर्वाधिक व्यापक संविधान यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसके संबंध में हमने चर्चा की है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। मतलब ये जो लिखित संविधान कांसेप्ट कहाँ फ्रांस से लिया गया है। तो ये है, इसमें इतना पढ़ना है आपको। अब देखें क्या है। चलिए तो ये हो गया। हाँ, तो इसमें इतना था आपका। इसको हम 1 मिनट इसके पीडीएफ को सेव कर देते हैं। आप स्टडी मटेरियल में जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, वो सेव हो गया। हाँ, तो ये हो गया। थोड़ी चीज़ और एक आध लाइन है, उसको पढ़ना है, उसको देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें और अच्छा हुआ। तो इधर हो गया। हाँ, ये देखिए 2-3 बातें और हैं कि भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ये तो स्वाभाविक बात है, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता में प्राप्त करती है। ये तो हमने भारत से 1935 का वैधानिक दस्तावेज है, जिसके बाद तैयार करने गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय देखिए सरकार 1935 में हमने आपको क्या पहले भी पढ़ा दिया। 1935 से मैक्सिमम चीजों को लिया गया। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। भारत संविधान राज्यों का संघ घोषित किया। इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं। तो ये चीजें था आपको प्रस्तावना में, जो चीजें छूट गई थी लोसेंट से। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस जहाँ से हम लोग कहा आप पढ़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट अब क्या बचा हुआ है। राज्य का क्षेत्र अलग अलग कमेटियाँ आज ठीक है। भारत के संविधान के विदेशी स्रोत। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये देखिए आपका ये काम हो गया कि लुसेंट के प्रस्तावना में जो चीजें दी गई है उसको आप वहां से पढ़ लेंगे कि प्रस्तावना में ये चीज। अब हम लोगों ने एक चीज और कहा था कि विदेशी स्रोत के बारे में, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। विदेशी स्रोत, इसके अलावा अब हमारा संविधान कैसा है, एक्चुअली हम कैसे हमारा संविधान में जोड़ा गया और उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स होगा उसके अंतर्गत हम लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे-कैसे हमने चीज़ों को पढ़ा है। तो उससे उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारे संविधान में भाग क्या है, भाग कैसे-कैसे है, तो उसको थोड़ा-सा समझेंगे, ये भाग का क्या मतलब है। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो इसको समझना ऐसे है कि देखिए, हमारे संविधान का भाग क्या है? देखिए, हमारे संविधान का ये भाग है। मतलब क्या? अभी यहाँ 22 भाग में दिया गया है, तो 22 भाग में हम लोग देखिए कैसे-कैसे अनुच्छेद बँटा हुआ है। तो जैसे कि 22 भाग के अकॉर्डिंग कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में, ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे 1 से 4 अनुच्छेद में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, कैसे-कैसे है, उसको कैसे परिभाषित किया गया, उसका क्षेत्र कितना है, क्या कैसे है, तो उसके संबंध में हम लोग थोड़ा-सा जानकारी करेंगे। इसके अलावा पहला हो गया संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा जैसे कि नागरिकता, हमने कहा 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता। फिर इसके बाद 3 में मौलिक अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार। तो हम लोग एक-एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक-एक अनुच्छेद को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा मूल कर्तव्य 51 के क में मूल कर्तव्य, इसके अलावा संघ 52 से लेके 151 में संघ की बात की गई है। तो हम लोग संघ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा संघ, देखिए संघ बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देखिए संघ में जैसे संघ वाला है, देखिए संघ वाला है तो संघ वाला जो है आपका एनसीईआरटी में काफ़ी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आते हैं। लेकिन उससे पहले ये इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे, आपको चीज़ें सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, उसको टेंशन। जैसे ये मौलिक अधिकार है,
इसके बाद दिया गया है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया, तो वो ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि राज्य के बारे में 152 से लेके 237 में दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख में ये अलग है। संघ राज्य क्षेत्र, इसके बाद देखिए ये सब एक ही जैसा है। इसके बाद पंचायत, इसका नगर पालिका, ये भी एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो आपको कवर हो जाएगा। मिला के हम लोग इसके बाद सहकारी समितियां, इसके बाद पढ़ेंगे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, संघ और राज्य के बीच संबंध, संविदा के बाद इससे बहुत सारे चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट कहीं कहीं छोटा छोटा दिया है, उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। भारत के लिए राज्य क्षेत्र और भीतर व्यापार वाणिज्य और संगम, इसके बाद अधिकरण, इसके बाद देखो निर्वाचन, निर्वाचन का एकदम स्पष्ट दिया, निर्वाचन हम लोग उसमें उसमें मिला के पढ़ लेंगे। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, राजभाषा, आपात आपात उपबंध, प्रकरण, संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन के 368 अनुच्छेद में चर्चा की, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है पहले, तो इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद अस्थायी विशेष, इतना संक्षिप्त प्रारंभ में, चलिए तो इसमें हो गया काफी, इसमें कुछ चीजें छूटी हुई है, वो हम वहाँ उससे कवर कर लेंगे। तो यही हमारा कहने का टॉपिक है। आज थोड़ा-सा देखते हैं राज्य और क्षेत्र के बारे में, फिर हम लोग कल डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। ये इसमें 2-3 दिन लग जाए, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे हमारे संघ राज्य क्षेत्र में क्या-क्या जैसे कि संघ और राज्य, उसके क्षेत्र, हमारा देश कैसा है, उसको कैसे परिभाषित करते, तो 1 से 4 अनुच्छेद में कहा गया। तो यही है कि हमारा संविधान के जो भाग है, अलग-अलग भाग में, जो अनुच्छेद दिए गए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे 1 से 4 में अगर हमारा संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया, तो हमारा संघ और राज्य का हमारे संविधान में क्या मतलब है। जैसे हमारे संविधान में जो कहा है कि राज्यों का संघ होगा, उसमें सारे राज्य मिल के रहेंगे, उसका सबको, जैसे अमेरिका में अलग-अलग राज्य को अपना-अपना अधिकार मांगा, ऐसा नहीं हमारे यहाँ अधिकार। तो उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कांसेप्ट है हमारे यहाँ राज्यों का। इसके अलावा फिर नागरिकता है, नागरिकता के अलावा फिर मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से हम लोग कवर करते जाएँगे, मतलब एक-एक चीज़ आपका कवर होते जाएगा, उसमें छूटेगा नहीं। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एनसीईआरटी में, उसको कवर करते होते जाएगा, कवर होते आपका एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगा, और आपका बेसिक कांसेप्ट जो समझ है वो भी डेवलप होगी। तो ये है इसके पीछे कांसेप्ट। चलिए, तो थोड़ा-सा हम आज उसके पीछे लेके चलते हैं, हमारे भारत के संबंध में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। तो आपको थोड़ा-सा पहले हम लोग चलते हैं मैप के, नया जो भारत का मैप है, मतलब उसका मानचित्र, उसको लेके चलते हैं। तो देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है? ये भारत का मानचित्र है। तो हमारा देश, अब हम लोग बात करेंगे हमारा देश में क्या है, संघ क्या है, संघ के अंतर्गत, हमारा देश के अंतर्गत कितने राज्य, क्या कैसे-कैसे आते हैं, उसके संबंध में थोड़ा-सा भी पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि क्या है उसका कहानी, क्या-क्या उसके बारे में चर्चा किया गया। चलिए, तो बात है, हुँ, भारत राज्यों का संघ है, इसमें कितने राज्य हैं, ठीक है? और भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, और राज्यों उसके राज्य क्षेत्र में होंगे, उसकी पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र और उसका अर्जित किए गए चलिए, तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखें कितना राज्य, देखें कितना राज्य में, भारत में कितने राज्य हैं। चलिए, ऊपर से हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर था यहाँ से, ठीक है ना, दूसरा कलर, ये हमारा जम्मू कश्मीर था ऐसे, ठीक है ना, ये वाला पूरा भाग। तो ठीक है, तो इसको उन्होंने 2 भाग में काट दिया, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख अलग हो गया। तो 2 जो है केंद्र शासित क्षेत्र हो गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 आपका इधर हो गया, जो 1 था वो 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी वही हिमाचल, पंजाब, थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे क्या-क्या इसका मामला है, ठीक है, देखिए। तो देखिए, ये हो गया, 2 हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश ये है, 3 हो गया, ठीक है। पंजाब 4 हो गया, ठीक है, 4, इसके बाद 5 हरियाणा हो गया, 6 उत्तराखंड ये है, उत्तराखंड हो गया, 6, इसके अलावा देखिए 6 उत्तराखंड, इसके बाद 7 आपका यहाँ पे यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, फिर 8 ये राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान के अलावा आपका ये मध्य प्रदेश भी एकदम बीच में है, 9, 1, 10 आपका बिहार हो गया, ठीक।
बिहार, बिहार, बिहार के अलावा आपका फिर देखिए झारखंड हमारा पड़ोसी 11, छत्तीसगढ़ 12, ठीक है, छत्तीसगढ़ 12, इसके बाद गुजरात 13 यहाँ पे, 14 महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना 15, ऐसे करके देखिए आप इस तरह से देख लेंगे, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है, तेलंगाना ये देखिए इसको ये कुछ साल पहले से यही विभाजन हुआ है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा में, ठीक है, ये हो गया आपका विभाजन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके अलावा देखिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो पश्चिम वाला, अब यहाँ पे देखिए ये समझना होता है, ये 7 सिस्टर्स है, इसको देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये असम हो गया, ठीक, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, इसके अलावा ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ये 7 स्टेट्स होंगे, ठीक है, जैसे 1 इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको पता चलेगा हमारे ये 7 स्टेट्स कौन-कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 स्टेट्स यहाँ पे हैं आपके। तो इस तरह से देखिए, आप लोग घर पे आपका काम होगा इसको काउंट करेंगे, ठीक है? हम अभी बता देते हैं आपका काम होगा, बस आपको हम इंडिकेट कर देते हैं कैसे-कैसे है। देखिए, तो अरुणाचल हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक है? इस तरह से टोटल 7 स्टेट्स हैं। फिर भी आप अपना घर पे चेक कर लेंगे, तो इसलिए इसको 7 सिस्टर कहते हैं, 7 सिस्टर्स। अब देखिए, आगे क्या है, तो फिर नीचे जैसे आपका ये सब पता चल जाएगा, आपको तमिलनाडु है, केरल है, ये इसका मैप आप लोग बना के केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गोवा है, ये बहुत छोटा है जो नहीं दिखता है। गोवा वाले बीच जो आपने गीत सुना होगा, गोवा वाले बीच, तो ये गोवा का ये है, छोटा-सा राज्य है, तो ये गोवा हो गया आपका जिसकी राजधानी पणजी है। और एक काम और करेंगे ना, इसका आपका सारा का राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे राजधानी भी लिख के आपको याद करेंगे, ठीक है ना? ये ज़रूरी है। तो जैसे कि लद्दाख का एक लेह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, अ, हरियाणा का भी चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली तो इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार पटना, ठीक है, इस तरह से, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, भोपाल का मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको समझ में अरुणाचल का ईटानगर, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, यहाँ दिया हुआ है, तो आप लोग याद कर लेंगे, जैसे नागालैंड का कोहिमा, एक बार इसको इसके बाद आपको नागालैंड का कोहिमा, देखिए नागालैंड का यहाँ कोहिमा, ये कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, ये वाला है आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तो ये है हो गया आपका ये सब चीज़ें। तो इस तरह से इसके अलावा और देखिए उड़ीसा का भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, इसके बाद रांची, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद, तो ये सब है आपका। इसके अलावा देखिए इस ये तो देखिए मेन है, देखिए ये तो सबको पता रहता है, हम कुछ और दिखाना चाह रहे थे, एक बार हमने इस पे चर्चा कर दिया, हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, कि मेनली हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कहाँ-कहाँ, तो सबसे पहला हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में, अरे यार! देखिए, जो समझ में हुँ, हुँ, हाँ, देखिए जो हम लोग को समझना है केंद्र शासित प्रदेश, तो अब हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पहले तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए ये वाला, तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए नीचे जाइए तो एक चंडीगढ़ को भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखते हैं, तो ये हो गया आपका चंडीगढ़ अलग से केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इसके अलावा 3 देखिए पुडुचेरी का आपने नाम सुना होगा, पुडुचेरी देखिए, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी, देखिए एक चीज़ और है, पुडुचेरी यहाँ भी है। तो पुडुचेरी इसमें क्या है ना, तो पुडुचेरी 2 चीज़ है, पुडुचेरी हो गया, एक पुडुचेरी अलग-अलग ये पुडुचेरी अलग-अलग है। इसमें छोटा-छोटा क्षेत्र को उन्होंने बाँट लिया तो पुडुचेरी देखिए, पुडुचेरी ये है, ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, जो नहीं दिखता है लोगों को, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न होता है,
देखिए अंडमान एंड निकोबार, यहाँ कितना दूर है, अंडमान और निकोबार द्वीप से पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, तो भारत के सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल शायद, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल मेरे दिमाग से उतर गया है। तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है शायद, इंदिरा पॉइंट है ये सबसे, इंदिरा कॉल दो होता है भारत के सबसे उत्तर बिंदु और सबसे दक्षिण बिंदु। तो ये आपका यहाँ पे तो ये आपका क्या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया, अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसकी राजधानी कवाराती। अच्छा इसकी राजधानी सब भी है देखिए, जैसे अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, तो इसका क्या राजधानी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए लक्षद्वीप का कवाराती ये हो गया। इसके अलावा देखिए ये दो दादर और नगर हवेली का राजधानी सिलवासा है। इसको आप पहले दादर नगर हवेली अलग था, अब दोनों को मिलाकर दादर दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया। पहले क्या था, दमन और दीव। यहाँ पे देखिए इसमें भी लोगों को नहीं पता होता है, ये हाल ही में हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए दादर और नगर हवेली लिखा हुआ है और दमन और दीव अलग अलग था, तो इस दोनों को केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिला दिया गया। तो इस तरह से आप देखिए कितना हुआ आपका केंद्र शासित, दो ऊपर में, एक तीन, तीन एक चार, एक पाँच, पाँच पाँच एक छः, एक सात, सात एक आठ, टोटल 8 होना चाहिए। तो 1 2 2 2, अच्छा एक दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली, तो टोटल 8। तो हमारे यहाँ टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने 8 जो हार्ड था उनको बता दिया। अब आपका काम है इसमें स्टेट गिन के हमको बताएंगे कि टोटल कितने स्टेट्स हुए, ठीक है ना। हम लोगों ने जो कठिन था देखिए, फिर से आपको केंद्र शासित प्रदेश को गिन लेते, 1 2, ठीक है ना, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, ठीक है, 1 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दिल्ली इसमें है, देखिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो 4 हो गया आपका। इस तरह से यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। अब नीचे आ जाइए, आप नीचे आ जाएंगे 4। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया, तो ये इसको एक काउंट करते हैं, तो ये 5 हो गया। 5 के बाद अब नीचे आ जाइए आप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती 6 हो गया, देखिए ये 6 हो गया। और यहाँ पे पुडुचेरी 7 जगह, देखिए पुडुचेरी अलग अलग जितने भी है ना वो एक ही साथ है। अब यहाँ पुडुचेरी एक छोटा पार्ट है, ये माहे का पुडुचेरी है, तो अलग अलग ये नहीं है, सब एक ही में काउंट करते हैं। आप ये नहीं समझेंगे कि ये 7 3 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये एक ही पार्ट है। तो ये पुडुचेरी हो गया तो 7, और एक ये अंडमान एंड निकोबार 8। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ, ठीक है ना। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब हम समझेंगे इस पे, ठीक है ना, उसका आप चिंता नहीं करें। वो हम लोग अलग से उसको परिभाषा पढ़ेंगे। अभी बस हम एक ओवर जो आइडिया दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपका ये राज्य हो गया। तो अब देखिए हमने आपको बता दिया कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप इसमें गिन के बताएंगे कि कितने राज्य हैं, फिर हम कल आपको बताएंगे कितने राज्य हैं। अब आपका काम है, हमने काउंटिंग बता दिया, अब आपका काम है कि कितने राज्य है वो गिन के मुझे मैसेज करें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका राज्य क्षेत्र। अब एक चीज और समझना है थोड़ा सा, जो ज्योग्राफिकल पॉइंट है, बट यहाँ पे हमने मैप खोला है तो थोड़ा सा समझ लें। देखिए क्या चीज कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना, अब ये जैसे भारत देश है, ठीक है, उसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हमारा भारत। तो जैसे जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये हमारा मध्य भारत कर देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये बीच बीच में से काट देते हैं। इससे ये नॉर्थ इंडिया हो गया, उत्तरी भारत, ये दक्षिणी भारत, ये पूर्वी भारत, ठीक है ना, ये पश्चिमी भारत। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो मैप में ऐसे इंडिकेट, बहुत लोग पूछ रहे हैं, उनका डाउट रहता है कि ये क्या चीजें हैं। तो इसमें हम लोग, तो इसमें कैसे 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 डिवीजन उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पे क्या कंसेप्ट है। बट अभी आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से भारत का डिवीजन अलग अलग भाग से। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा टोटल क्षेत्र हो गया भारत का। तो उसके अंतर्गत मेन क्षेत्र आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या क्या, अब उसमें क्या क्या क्षेत्र है, उसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन अनुच्छेद में कैसे कैसे चीजों को जोड़ा गया है, तो उसको हम लोग कवर कर देंगे।
चूँकि आज हम क्लासेस कम लाए, तो टेक्निकल थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों ने कम टाइम कवर किया है। बट हम कल से उसको 1 से 2 दिन में सारा चीज़ एक कोशिश करेंगे 1 दिन में कवर हो जाए। तो हम लोगों ने थोड़ा-सा क्षेत्र के बारे में जान लिया कि हमारे भारत क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, जैसे कितने राज्य हैं, उसको थोड़ा समझ लिया कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उसका जो संवैधानिक प्रावधान है कि हमारा एक्चुअली हमारा जो देश है, वो कैसा है? उसको राज्यों का संघ क्यों कहते हैं? उसमें शक्ति का कैसे क्या-क्या मतलब है? उसमें कौन-कौन अनुच्छेद हैं? उसके संबंध में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो वो उसके संबंध में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है? थैंक्स।